नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। भाई, हमारी क्वेश्चन सीरीज है आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं DSSB की और UPLT की, फिलहाल उन्हीं पर फोकस है और उन्हीं को ध्यान में रखकर वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी। भाई, एक बात और बता दूं, जो स्टूडेंट हैं क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि भी फेडरेशन में नेट पर ही बदलाव होता रहता है। कई बार, बहुत बार मैंने देखा कई फेडरेशन का, जैसे पहले भारतीय स्विमिंग फेडरेशन दिखाता था भाई 1949 दिखा रहा है। रेसलिंग फेडरेशन का जो ईयर है वो कई बार बदल चुके हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा बदलाव इनमें कई बार देखने को मिलता है। इसके लिए आप कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यह सीरीज। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की इकाई की संधि क्या कहलाती है? तंत्रिका तंत्र की संधि क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन है। आप अपना आंसर लगा लीजिए। डेंड्राइट, साइनेप्स, सार्कोमियर, न्यूरॉन। जो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है वो न्यूरोलॉजी कहलाता है। तो भाई, इसमें आप अपना आंसर लगा लीजिए कि भाई तंत्रिका तंत्र की संधि क्या कहलाती है। भाई, डेंड्राइट, साइनेप्स, सार्कोमियर, न्यूरॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? साइनेप्स। साइनेप्स तंत्रिका तंत्र की संधि है। डेंड्राइट क्या काम करता है? डेंड्राइट काम करता है भाई जो तंत्रिका के तंतु हैं उनसे एक तंतु से दूसरे तंतु तक सूचना पहुंचाता है। सार्कोमियर क्या है भाई? सार्कोमियर मांसपेशी की सबसे छोटी संकुचित होने वाली इकाई है। कहीं पर मायोफाइब्रल बेसिक यूनिट दिया गया भाई, मायोफाइब्रल, और नहीं तो सार्कोमियर ही दिया गया। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, आपको याद रखना। लेकिन तंत्रिका तंत्र की संधि किसे कहा जाता है भाई? साइनेप्स को। क्वेश्चन आया है DSSB में भी और अन्य एग्जाम में भी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वेरिओला किसका वायरस है? वेरिओला किस रोग का वायरस है? चेचक ये भी वायरस से होता है, छोटी माता ये भी वायरस से, डेंगू ये भी वायरस से, रेबीज ये भी। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। वेरिओला किसका वायरस है? DSSB में आया है, UPLT में बहुत बार आया है भाई, एस्टेट में भी आया है। तो इसका जो राइट आंसर आप लगा लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है चेचक। चिकन पॉक्स का वायरस है वेरिओला। स्मॉल पॉक्स का है वेरीसेला स्मॉल पॉक्स का है। डेंगू का है अर्बो वायरस। ब्रेन ब्रोकर फीवर भी कहा जाता है डेंगू को। रेबीज मैमल से आता है, मनुष्यों में ये क्वेश्चन भी आया है। और रेबीज का जो वायरस है वो क्या है? रेबडो वायरस है भाई, रेबीज का। आगे चलते हैं दोस्तों। मनुष्य के शरीर में किस उत्तोलक की लीवर की अधिकता होती है? लीवर वैसे तो वही एक प्रकार की छड़ है जो हमारे काम को आसान करती है, जिसके चारों ओर जिसका प्रयोग करके हम अपना काम आसान करते हैं। लेकिन इसके उदाहरण मनुष्य के शरीर में और अन्य चीज़ों में भी बहुत पाए जाते हैं। तो भाई प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो भाई मनुष्य के शरीर में किस उत्तोलक की अधिकता है? बहुत बार क्वेश्चन ये आया है। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका राइट आंसर है तृतीय उत्तोलक। मनुष्य का शरीर में तीसरे उत्तोलक की अधिकता है। प्रथम उत्तोलक के उदाहरण भाई कैंची है, झूला है, ये जिसमें ये प्रथम उत्तोलक के उदाहरण है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें धुरी बीच में होती है भाई प्रथम में। टोक्यो ओलंपिक मोटो में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? ओलंपिक का जो मोटो था भाई CTS, फोर्टियस, अल्टियस, वो किसने दिया? फादर हेनरी डिडॉन ने। CTS का अर्थ है और तेज, अल्टियस का है और ऊंचा, और फोर्टियस का है और बलशाली। अब इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया, आपको वो बताना है। CTS, फोर्टियस, कॉन्टीजियस, कम्युनिस। तो आप अपना आंसर लगा लिया होगा आपने। आसान क्वेश्चन है और यह अब भाई जो हेडलाइन में है। तो इसका जो राइट आंसर है कम्युनिस्ट। टुगेदर भी इसका अर्थ है, जैसे फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, तो इसका अर्थ है टुगेदर, एकजुट, एक साथ। ये इसका राइट आंसर है टोक्यो ओलंपिक, 32वां ओलंपिक का
आयोजन है 23 जून 1894 को ओलंपिक समिति का गठन हुआ। 6 अप्रैल 1896 को प्रथम ओलंपिक हुए और अब तक 31 आयोजन हो चुके हैं। और टोक्यो में ये दूसरा आयोजन है। पहला आयोजन 1964 में हुआ था टोक्यो में। आपको ये भी याद रखना, ये पूछा जा सकता है। और इसके अगला है जो ओलंपिक, वो कहाँ होंगे भाई। जैसे आपको एक ट्रिक याद रखनी है, टोपलेस। टोपलेस में क्या है भाई, टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजलिस। ये पेरिस में होंगे 2024 के और 28 के लॉस एंजलिस में। और उससे अगले हैं जो वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे 32 के। अभी पूरा कन्फर्मेशन तो हुई नहीं है, लेकिन वही बता रहे हैं कि जो आयोजन है 32 का वो होगा ऑस्ट्रेलिया में, और 28 का लॉस एंजलिस में, और 24 का पेरिस में। आपको ये भी याद रखना। WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। पहले तो एक क्वेश्चन ही आ जाता है, WHO की फुल फॉर्म क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई, ये भी क्वेश्चन आता है 7 अप्रैल 1948 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। जैक्स रोगे, थॉमस बाक, टेड्रस एंथम, सेप ब्लैटर। तो भाई इसका जो राइट आंसर है, आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं टेड्रस एंथम हैं, और जैक्स रोगे ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने ओलंपिक समिति के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया था। भाई ये जो समलैंगिकता है इसके विरोध में, वो इसको एक बुराई मानते हैं, एक मानसिक विक्षिप्तता मानते हैं। अब कौन है भाई, थॉमस बाक। थॉमस बाच जर्मनी के हैं, और ये इसके IOC के अध्यक्ष हैं। और WHO के अध्यक्ष हैं टेड्रस एंथम। सेप ब्लाटर फीफा के अध्यक्ष रहे हैं। और टेड्रस एंथम आपको याद रखना, क्योंकि WHO संस्था फिलहाल विवादों में, सुर्खियों में रही है। चाइना से ये जो वायरस फैला था, इसके लिए। आगे चलते हैं। स्केलेटल मसल की सबसे छोटी संकुचनशील इकाई। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हल्का सा आप डाउट में आ सकते हो कई जगह, क्योंकि भी डाउट होता है। सार्कोमियर, मायोफाइब्रिल्स, ATP, F टाइप बॉन्ड। तो भाई ATP है जो, वो क्या है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट है। यह ऊर्जा उत्पन्न करती है भाई किसमें, मांसपेशियों में। और सार्कोमियर और मायोफाइब्रिल्स में आपको डाउट हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई सार्कोमियर। और जो संकुचनशील इकाई है, बेसिक मूल इकाई आता है तो मायोफाइब्रिल्स दिया हुआ भाई नेट पे, और नहीं तो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो सबसे छोटी यूनिट है वो सार्कोमियर ही है। आपको ये याद रखना। अगर सार्कोमियर ऑप्शन में नहीं है तो मायोफाइब्रिल्स उसका आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। गोनियोमीटर से मापा जाता है ताकत, जोड़ों का कोण, लचकता, एजिलिटी, बैलेंस। तो भाई आपको बताना है, आप अपना आंसर लगा लीजिए। गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जोड़ों का कोण में लचकता। जोड़ों का कोण मापा जाता है भाई गोनियोमीटर से। ताकत मापी जाती है डायनेमोमीटर से। एजिलिटी भाई शटल रन इस टेस्ट से मापी जाती है, जो फुर्ती के लिए होता है। और फुर्ती जो स्पीड होती है वो मनुष्य में जन्मजात होती है। आपको ये भी याद रखना। तो भाई गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है, लचकता मापी जाती है। टेकियोमीटर से भी लचकता मापी जाती है। ये भी आ सकता है भाई। आगे चलते हैं। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में बता दूं, इसे लुशियन बुरवा ने दिया था 1943 में। लुशियन बुरवा ने। ये भी आ सकता है भाई, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के जन्मदाता कौन है, लुशियन बुरवा। इससे क्या मापा जाता है भाई, इससे मापी जाती है कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी, हृदय वायवी सहन क्षमता मापी जाती है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से। और इसे दिया था लुशियन बुरवा ने। भाई मैं एक क्वेश्चन में ही उसके बारे में बता देता हूँ। आप ये मत सोचा करो कि 20 क्वेश्चन कम है, लेकिन उससे रिलेटेड कम से कम मैं एक वीडियो में 60-70 क्वेश्चन आराम से कवर कर देता हूँ। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में पुरुषों के लिए बेंच की ऊंचाई 12 इंच, 16 इंच, 20 इंच, 24 इंच। आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है 20 इंच पुरुषों के लिए, और फीमेल के लिए है भाई 16 इंच। आपको ये याद रखना है। और इससे कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी मापी जाती है। लुशियन बुरवा ने इसे 1943 में दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों। वजन घटाने के लिए खिलाड़ी प्रयोग करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ड्यूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर, एम्फेंटिन। आप अपना आंसर लगा लीजिए।
भाई ड्यूराटिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, बीटा ब्लॉकर्स, एम्फेंटिन। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है ड्यूराटिक्स। डीएसएसबी में आया है, अन्य एग्जामों में भी आया है। ड्यूराटिक्स वजन घटाने के लिए प्रयोग होता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड है वो भाई मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाती है और मांसपेशियों का साइज बढ़ाती है, गेन करती है और ताकत को भी गेन करती है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित करते हैं और इनका प्रयोग निशानेबाज, तीरंदाज ये करते हैं भाई बीटा ब्लॉकर्स का। हृदय की धड़कन भी नियंत्रित होती है इससे और एकाग्रता बढ़ती है। एम्फेंटिन, एम्फेंटिन का प्रयोग वही जैसे धावक हैं, रेसलर हैं, बॉक्सर हैं, ये कर सकते हैं क्योंकि ये उत्तेजकता बढ़ाता है। एम्फेंटिन क्या है? उत्तेजक है एक। लेकिन इनके वही जो ये दिए गए हैं, मैं आपको जो वैसी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो नए हमारे स्टूडेंट हैं, जो खिलाड़ी भी हैं, इनका प्रयोग करना बहुत ही हानिकारक है भाई। एम्फेंटिन वगैरह और ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ड्यूराटिक्स, ये एकदम तो जैसे भी ड्यूराटिक्स क्या काम करती है, शरीर में मूत्र की मात्रा अधिक बढ़ाती है और पानी है और उसके हिसाब से वो निकलता रहता है और हम डिहाइड्रेशन और अन्य रोगों का शिकार हो सकते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। वैसे ही अपनी प्रैक्टिस द्वारा आपको वजन सेट कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें शुद्धि क्रिया नहीं है। कपालभाति, नेति, धोती, वस्ती, अनुलोम विलोम। नेति, वस्ती, अनुलोम विलोम। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए, इनमें से शुद्धि क्रिया नहीं है। भाई डीएसएसबी ने अब पीजीटी के एग्ज़ाम में उठाए हैं कई क्वेश्चन योगा से, तो इसका राइट आंसर है अनुलोम विलोम। ये क्या है भाई? एक प्राणायाम है। कपालभाति, कपालभाति को लोग प्राणायाम मानते हैं लेकिन नहीं भाई, कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। कपालभाति क्या है? शुद्धि क्रिया है। नेति भी शुद्धि क्रिया है। कपालभाति में क्या होता है भाई? सीधा पद्मासन में बैठकर पेट को अंदर ले जाना और सांस को बाहर फेंकना, ये कपालभाति। कपाल का अर्थ है माथा। नेति मस्तक, ना, कपाल का अर्थ है मस्तक या माथा। नेति, नेति भाई जल नेति है, सूत्र नेति है, रबड़ नेति है। ये नाक के अंदर से वही जैसे पानी को दूसरी नासिका से या मुंह से निकालना, नाक से रबड़ का पाइप व सूत का धागा निकालना। वस्ती, इसे गुदा द्वार द्वारा अंदर पानी खींचा जाता है और इससे भी शुद्धिकरण होता है हमारा। आगे चलते हैं भाई। सूर्य नमस्कार, पहले तो सूर्य नमस्कार के बारे में बता दूं भाई। सूर्य नमस्कार भाई कहीं पे अगर जो आराधना के साथ किया जाता है तो वो एक प्रार्थना है और नहीं तो एक व्यवस्थित व्यायाम है। और अब ये जो सूर्य नमस्कार है जो टोक्यो ओलंपिक्स के उद्घाटन में भी करवाया गया है। तो भाई हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ही औरों से ऊपर है, आगे है, लेकिन इसका अब ह्रास हो गया। सूर्य नमस्कार के कितने आसन हैं? क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा देखना और फिर इसका आंसर देना। 7, 9, 12, 10। आप अपना आंसर लगा लीजिए। हमारे जो जल्दबाजी करने वाले स्टूडेंट हैं 70% ने ये गलत लगाया हुआ अभी तक। अब बताऊंगा सूर्य नमस्कार में कितने आसन हैं, ये क्वेश्चन है भाई। सूर्य नमस्कार में 7 आसन हैं। अब ये बोलोगे 7 कैसे हैं जी? 12 चरण हैं, स्टेप हैं, लेकिन आसन कितने हैं? 7 हैं। आपको ये याद रखना है। हमारे एक एग्ज़ाम में आधा हमने योगा का एक सप्ताह का जो प्रशिक्षण शिविर किया था उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है, यह परिभाषा किसकी है? आसान क्वेश्चन है। स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी, आप अपना आंसर लगा लीजिए। सोफी इमर्जन, WHO ब्राउनवेल। तो इसका राइट आंसर है इमर्जन। इमर्जन ने कहा भाई स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है। महात्मा गांधी ने कहा भाई स्वास्थ्य ही असली धन है, न कि सोने चांदी के टुकड़े। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। WHO के अनुसार भाई स्वास्थ्य ने केवल रोग या विकृति की अनुपस्थिति है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक रूप से सुख की अवस्था है। भाई WHO ने क्या कहा है कि भाई स्वास्थ्य न केवल रोग या विकृति की अनुपस्थिति है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक रूप से सुख की अवस्था है। सोफी ने क्या कहा भाई? स्वास्थ्य का संबंध लोगों के जुड़े स्वास्थ्य के अध्ययन से संबंधित है, ये सोफी ने परिभाषा दी है। आगे चलते हैं भाई।
यो यो टेस्ट भी सुर्खियों में रहता है। जो क्रिकेट टीम का है उसका यो यो टेस्ट होता है। तो वही इससे मापा जाता है ताकत, फिटनेस, लचकता, फुर्ती। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए, इसे क्या मापा जाता है यो यो टेस्ट से? तो फिटनेस इसका राइट आंसर है। एजिलिटी किससे मापी जाती है? फुर्ती, शटल रन नामक टेस्ट से। सीट एंड रीच टेस्ट से लचकता मापी जाती है। किससे भी? सीट एंड रीच टेस्ट से। ताकत डायनामोमीटर द्वारा मापी जाती है। आगे चलते हैं भाई। जाइगोमैटिक बोन कहाँ होती है? ये भी क्वेश्चन पीछे किसी एग्जाम में आया था भाई। जाइगोमैटिक बोन कहाँ होती है? कलाई में, टखने में, कूल्हे में, फेस में। भाई जो टखने का जोड़ है उसे प्लेन ज्वाइंट कहते हैं, कूल्हे का बॉल एंड सॉकेट, और रेस्ट का कॉन्डिलाइड। जाइगोमैटिक बोन कहाँ होती है भाई? आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका राइट आंसर है चेहरे में। चेहरे में आँख के नीचे जाइगोमैटिक बोन है। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं भाई। सोशियोलॉजी का जनक कौन है? समाज शास्त्र का जनक क्या है, कौन है भाई? समाज शास्त्र क्या है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। समाज शास्त्र क्या है भाई? समाज शास्त्र समाज में लोगों के जुड़े व्यवहार से जो दूसरों के साथ व्यवहार है, संबंधों का अध्ययन ही सोशियोलॉजी है। और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? दंपत्ति है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका? अरस्तु का। ये 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। सोशियोलॉजी क्या है भाई? समाज के आपसी बंधनों का अध्ययन है भाई। सोशियोलॉजी के अनुसार भाई सबसे छोटी इकाई समाज की क्या है भाई? दंपत्ति है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। तो इसके जनक कौन है भाई? ऑगस्टस काम्टे। ऑगस्टस काम्टे हैं भाई। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं भाई। आपको ये भी याद रखना, प्लेटो ने रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी थी भाई। आपको ये याद रखना है। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान के भी जनक जीव विज्ञान के जनक माना जाता है, राजनीतिक। प्लेटो ने रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी। प्लेटो भी एक महान दार्शनिक हुए हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, इस पर भी डाउट है भाई जो, लेकिन डीएसएस भी आंसर दे रही है, वो इसका प्लेटो दे रही है। न्यूटन ने गति के नियमों की व्याख्या की थी। इन्होंने गति के 3 नियम बताए थे। पहला नियम है जड़त्व का, दूसरा त्वरण का, तीसरा क्रिया की प्रतिक्रिया का। अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में इन्होंने ये बताए थे। ये भी आता वही। गति का तीसरा नियम कौन सा? क्रिया की प्रतिक्रिया का, दूसरा त्वरण का या संवेग का, पहला जड़त्व का। ये बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। तो भाई इस पर्सन से ही मैंने आपको 8-10 क्वेश्चन बता दिए हैं। आपको ये सभी याद रखने हैं। ऑगस्टस काम्टे सोशियोलॉजी का जनक है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु ने परिभाषा दी थी भाई। आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए जिम्नास्टिक का विशेष महत्व है, यह भी अरस्तु ने दी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन भाई प्लेटो मानना है। और भाई जो यूपी बोर्ड है शायद उसने अरस्तु मानना है। तो भाई ये डाउट है। तो मैं तो प्लेटो ही जो नेट पे दिखाता था भाई, पहले प्लेटो दिखाता था, अब ये पता नहीं। प्ले वे मेथड, ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। प्ले वे मेथड के जनक कौन है? जॉन डीवी, फ्राबेल भाई, हेनरी कोलवेल्ड कुक, कोलमैन ग्रिफिथ। आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर है प्ले वे मेथड के जनक है हेनरी कोलवेल्ड कुक। ये इसका राइट आंसर है। कोलमैन ग्रिफिथ है खेल मनोविज्ञान के पितामह। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जनक कौन है भाई? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का कोलमैन ग्रिफिथ। और जॉन डीवी प्रयोगवाद के जनक हैं भाई। जॉन डीवी खेल ही जीवन है, ये जॉन डीवी ने दिया था परिभाषा। और प्रयोगवाद के जनक जॉन डीवी और किलपैट्रिक हैं। फ्राबेल किंडरगार्टन पद्धति के जनक हैं। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। टेनिस का जो पुराना नाम है भाई वो जूद पाम था। और टेनिस जो ग्रैंड स्लैम है टेनिस से संबंधित है। ये मुख्य 4 ग्रैंड स्लैम हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन। तो सबसे जो पुरानी प्रतियोगिता है वो है भाई विंबलडन, 1877 में शुरुआत हुई। उसके बाद यूएस ओपन 1881 में शुरुआत। ठीक है भाई। टेनिस में सर्विस लाइन से सेंटर लाइन की दूरी कितनी होती है? आप अपना आंसर लगा लीजिए। 18 फीट, 21 फीट, 36 फीट, 39 फीट।
तो जो इसका राइट आंसर है वो है 21 फुट। क्या है भाई, सर्विस लाइन से सेंटर लाइन की दूरी कितनी है, 21 फुट। और सर्विस लाइन से बेस लाइन, सर्विस लाइन से बेस लाइन 18 फीट है भाई। और जो डबल के ग्राउंड की चौड़ाई है वो 36 फुट है और सिंगल की 27 फुट है। 3.5 फीट की लॉबी होती है। और भाई 3 फीट नेट की ऊंचाई होती है, 39 फीट एक पाड़े की लंबाई होती है, 78 गुणा 36 इसका जो ग्राउंड है वो है टेनिस का। ये टेनिस कोर्ट पर खेला जाता है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो हार्ड कोर्ट पर, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर, विंबलडन ग्रास कोर्ट पर, और जो फ्रेंच ओपन है वो लाल बजरी पर क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और लाल बजरी का बादशाह राफेल नाडाल है। और राफेल नाडाल स्पेन के खिलाड़ियों, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, आपको ये याद रखना है। और बुल फाइटिंग स्पेन का एक प्रसिद्ध गेम है और स्पेन यूरोप की एक कंट्री है, आपको ये भी याद रखना। और सबसे पुरानी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता क्या है भाई, विंबलडन है। 1877 में शुरुआत हुई और महिलाओं के लिए 1884 में इसकी शुरुआत हुई। टेनिस की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन का जो गठन है, इंटरनेशनल फेडरेशन 1913 में, और भारतीय फेडरेशन 1920 में टेनिस की, आपको ये याद रखना है। पीट सैम्प्रास, आंद्रे आगासी, भाई ये मुख्य खिलाड़ियों के नाम बता देता हूँ। मार्टिना नार्लितोवा, और 1996 में अटलांटा ओलंपिक में भारत की तरफ से एकल स्पर्धा में पदक जीता था लिएंडर पेस ने। लिएंडर पेस 7 ओलंपिक खेल चुके हैं भाई, इतना फिटनेस लेवल रहा है उनका, आपको ये याद रखना है। और भाई स्टेफी ग्राफ का संबंध जर्मनी से है। अब इनकी शादी इसमें ये प्रसिद्ध खिलाड़ी आंद्रे आगासी से होगी, ये यूएसए में एकेडमी चला रही हैं। और भाई एक क्वेश्चन हो रहा था कि ये मार्टिना हिंगिस का संबंध किस देश से, भाई टेनिस से की खिलाड़ी हैं और ये स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी हैं। और रोजर फेडरर भी स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। और नोवाक जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। और जो विलियम्स बहनें हैं वो यूएसए की खिलाड़ी हैं। आंद्रे आगासी का दूसरा नाम डेनिस द मैनिस भी कहा जाता है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे। आगे चलते हैं भाई। फास्ट ब्रेक शब्दावली किस खेल से है, डीएसएसबी में भी क्वेश्चन आया भाई, और केवीएस में भी ये क्वेश्चन आ, और यूपीएलटी ग्रेड में भी। फास्ट ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, डाइविंग। तो इसका जो राइट आंसर, आप अपना आंसर लगा लीजिए, बास्केटबॉल इसका राइट आंसर है। भाई सीइंग, नोक्स, हुक पास, भाई रिंग शॉट, फ्री थ्रो, ये सभी बास्केटबॉल से हैं, आपको ये याद रखना। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी का संबंध किससे, भाई डाइविंग से है। हॉकी में पुश इन कैरिड, बुल्ली, ये शब्दावलियाँ, पेनल्टी कॉर्नर, ये सभी हॉकी से हैं। और थ्रो इन, स्लाइडिंग टैकल, हेडर, ये सभी शब्दावलियाँ फुटबॉल से हैं। और फुटबॉल विश्व का सबसे प्रतिष्ठित खेल है। बास्केटबॉल, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना 1932 और भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना 1950 में हुई। 5 खिलाड़ी खेलते हैं और वही 7 खिलाड़ी एक्स्ट्रा होते हैं। और 28 गुणा 15 इसका जो कोर्ट होता है वो उसकी लंबाई है और चौड़ाई है, और 3.5 रिंग की ऊंचाई है, और बोर्ड की 3 मीटर है, आपको ये भी याद रखना। आगे चलते हैं भाई। विटामिन एच किस विटामिन को कहा जाता है, विटामिन एच। B6 का जो रासायनिक नाम है वो है भाई पैराडॉक्साइन, और B7 का बायोटीन, B9 का फोलिक एसिड, और भाई B12 का साइनोकोबाल्मिन। तो विटामिन एच किसे कहा जाता है, विटामिन एच भाई बालों के सफ़ेद होने और झड़ने से रोकता है। और इसका जो विटामिन एच B7 को कहा जाता है, इसे बायोटीन भी कहा जाता है, आपको ये याद रखना है। BCH वैसे तो भाई बी कॉम्प्लेक्स का ही एक हिस्सा है, लेकिन जड़ में घुलनशील विटामिन BC है, लेकिन H भी दिया हो तो H भी इसमें घुलनशील है। ये पीटीआई का हरियाणा का जो पेपर था इसमें ये पूछा गया था। ADE वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। बी में ये अलग अलग है भाई, B1 का थायमिन, B का राइबोफ्लोविन, B3 का
नियासिन, B5 का पेंटाथोनिक, B6 का पैरोडॉक्साइन, B7 का बायोटीन, B9 का फोलिक एसिड और B12 का साइनोकोबालमिन कोबाल्ट। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है भाई, आपको ये याद रखना। B9 की कमी से कब्ज हो जाती है, B6 की कमी से भी एनीमिया हो जाता है। आगे चलते हैं। विटामिन की खोज फंक महोदय ने की थी 1911 में, आपको ये भी याद रखना है। और विटामिन को जीवन सत्व भी कहा जाता है, ये रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। आगे चलते हैं भाई। इलियड या ओडिसी नामक महाकाव्य किसने लिखे? ये भाई इलियड या ओडिसी नामक महाकाव्य किसने लिखे? पिंडार, होमर, थियोडेट प्रथम, हरक्यूलिस। तो भाई ये जो यूनान के इतिहास से ये महाकाव्य हैं और ये उस समय लिखे गए थे जब यूनान का स्वर्णिम काल था। प्राचीन जो ओलंपिक का समय था, उत्तर एथेंस काल, पूर्व एथेंस काल, होमर काल, स्पार्टा कालीन में इसने विभाजित किया गया। लेकिन होमर काल था जो होमर युग कहा जाता है, उसमें ये लिखे गए। इसका राइट आंसर है होमर। होमर ने ये लिखे थे। अब बता देता हूँ पिंडार। पिंडार कौन था? जो ओलंपिक विजेताओं के लिए कविताएं लिखता था, पिंडार एक कवि था। और होमर भी एक कवि थे, लेकिन इन्होंने ये महाकाव्य लिखे हैं, इलियड व ओडिसी। और इनका जो उस समय का काल है, इन्हीं के नाम से ये है होमर काल। थियोडेट प्रथम, जिन्होंने प्राचीन ओलंपिक को बंद कर दिया था भाई, आपको ये याद रखना। कब? 394 ईस्वी में। 393 में घोषणा की, 394 में ये बंद हो गए थे। हरक्यूलिस को प्राचीन ओलंपिक का जन्मदाता माना जाता है। और प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म को जीरो माना गया है। और भाई इससे पहले की जो तिथियां वो बिफोर क्राइस्ट और ईसा मसीह का जो जन्म है वो कॉमन ईरा जीरो है। और उसके बाद की जो तिथियां एडी, एनो डोमिनी, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 776 बीसी में इसकी शुरुआत और 394 में इसे ईस्वी में एडी में बंद किया गया भाई, ईस्वी में यानी। और ये बीसी में चालू हुए थे। पहले 1 दिन के होते थे, फिर 5 दिन के भाई। जिस महीने में ये होते थे उसे हेरोमेनिया कहा जाता था, प्राचीन ओलंपिक। और इसके उद्घोष को स्पिंडोफेरी कहा जाता था, आपको ये भी याद रखना। तो दोस्तों एक क्वेश्चन में मैंने आपको कम से कम 7-8 क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है, जो आपके लिए मददगार साबित होंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए भाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगामी वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों हम आपके लिए सिलेक्टेड आपके स्तर के क्वेश्चन बना रहे हैं, ये नहीं भी कहीं से भी उठाकर कुछ दे दिया। और हम चाहते हैं आप अपने प्रयोजन में सफल हों। जय हिंद, जय भारत।